फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डीकंस्ट्रक्ट करेंगे कि जी इसके अंदर पूछा गया है। इसके अंदर पूछा ये गया सिंपली सिंपली कि जी पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान अ फेल्ड स्टेट। आपका जवाब या तो यस होगा या नो होगा, पहले तो स्टांस क्लियर करना है अपना। ठीक है, तो हमारा जवाब ये हो सकता है कि पाकिस्तान इज नॉट अ फेल्ड स्टेट। ठीक है, पाकिस्तान इज नॉट अ फेल्ड स्टेट, बट देयर आर certain indicators that are pointing towards a gloomy future of Pakistan. However, these indicators, these factors can be overcome by taking several measures. ठीक है, मैं इसको क्या बनाना चाह रहा हूं, मैं इसको ये बनाना चाह रहा हूं कि जी अभी पाकिस्तान जो है वो फेल नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स अभी मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि जी हमारा फ्यूचर जो है वो ग्लूमी है। However, these factors can be overcome by taking several measures. ये मेरी थीसिस हो गई। ठीक है, अब आप लोगों को बेहतर पता है कि भाई किसका क्या स्टांस है, किसके पास कितना मटेरियल है, तो आप बोलेंगे कि देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट पाकिस्तान, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट पाकिस्तान is facing severe multifaceted issues. However, history bears witness that these issues can be resolved by taking measures. ठीक है, मतलब कि एक तो हमें ये कहना है कि जी पाकिस्तान फेल हुआ नहीं है, बट कुछ मसाइल मौजूद हैं। तो इस तरह भी थीसिस बना सकते हो और इस तरह से भी थीसिस हो सकती है। और या यस और नो मत लगाना, ठीक है, यस और नो ना बिल्कुल एब्सोल्यूट हो जाती है बात। जी यस कॉमा पाकिस्तान फेल्ड स्टेट, ऐसी थीसिस स्टेटमेंट को वो नहीं मानता। बात समझ में आती है? सो ये एक सवाल है कि इस पाकिस्तान फेल्ड स्टेट आपने बताना है, उसके बाद ओवरव्यू दे देंगे जी कि पाकिस्तान कैसे चल रहा था, क्या इसकी इकोनॉमी थी। जब भी स्टेट के पैरामीटर पे सवाल आएगा ना, तो स्टेट के पैरामीटर पे आपने चार चीजों को तो लाजमी लाजमी लिखना है। दैट इज लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया। ये जो चार चीजें ना आपने इसके ऊपर बात करनी है। अब आपने देखना है कि जी पाकिस्तान में क्या क्या मसाइल आ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये चार चीजें तो आपके ऐसे में होंगी होंगी लाजमी। हम इसमें ये बता सकते हैं नंबर वन कि जी पाकिस्तान इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो क्या है, वो बेडरॉक है। इकोनॉमी क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग पिलर होना चाहिए आपका। क्या पाकिस्तान के केस में ऐसा है? अच्छा, अब क्लास में तकरीबन जितने बच्चे भी मौजूद हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो हम सबको पता है कि वो अच्छी नहीं चल रही, तो आप इसमें ये लिखेंगे जी कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, और आप इसको लिख के आगे चलाते रहेंगे अपने पैराग्राफ को, विच इज गुड। लेकिन अगर आप अपनी बात को किसी रेफरेंस, किसी कोटेशन से अगर आप लिखेंगे तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे एक ऑथर है रुचिर शर्मा। ठीक है, इनकी एक बुक है, इनकी बुक का नाम है 10 रूल्स ऑफ फॉर अ सक्सेसफुल नेशन। ठीक है, ये बुक रेफरेंस है, इनकी किताब है। इसके अंदर ये लिखते हैं भाई साहब कि आपके पास जो टैक्स टू जीडीपी होना चाहिए,
टैक्स टू जीडीपी कलेक्शन होना चाहिए ऑलमोस्ट 15% मिनिमम होना चाहिए। सही है, जो आप अपने लोगों पे टैक्स लगा रहे हो ना, वो 15% होना चाहिए। पहली बात हो गई कि इन्होंने एक अपना स्टांस दे दिया। फिर वो आगे कहते हैं कि स्कैंडिनेवियन नेशंस जो है ना, जो आपको आज पता चलता है कि टॉप पर हैं, हंसने में सबसे ज्यादा अच्छे हैं, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा अच्छे हैं, हर चीज में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अच्छे हैं। दे कलेक्ट मोर देन 40% ऑफ टैक्सेस। ठीक है, ये टैक्सेस जो है इनके 40% से ज्यादा है। बट जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के जो टैक्सेस हैं ये 8 to 10 के बीच में रहते हैं। बात समझ में आती है आपके कि भाई पहले उसने बताया कि मिनिमम 15% होना चाहिए टैक्स टू जीडीपी रेशो। फिर उसने बताया कि स्कैंडिनेवियन आज तरक्की कर रही है क्योंकि उनका जो टैक्स कलेक्शन है वो 40% या उससे भी ज्यादा है। और जो पाकिस्तान के जो टैक्सेस है भाई वो हमेशा 8 से 10% ही रहते हैं। इस वजह से पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली वीक है और बाकी कंट्रीज स्ट्रांग है। तो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेटर कि जी पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। और ये आ गया बुक रेफरेंस आपका। अब आपको ये किताब जो है आप खोलेंगे, पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, इट विल टेक डेज। किताब में अगर 370 पेजेस हैं तो आपको नहीं पता कि मुझे कौन से पेजेस पढ़ने हैं। राइट, पॉइंट क्लियर हो रहा है। और यहां मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि जी ये बुक है, यहाँ पे इसका ये कंसेप्ट है, तो आप पेपर में डायरेक्टली लिखोगे इस बात को कि जी इस किताब में ये बात हुई। दैट्स इट, दिस इज योर रेफरेंस। जी बेटा क्लियर हो गया ये पॉइंट, तो हम आगे चलें। गुड बच्चों, परेशानी की बात ही, मैं चीजों को आसान कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, नंबर 2, अब जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, अब एक किताब है बड़ी मशहूर, हाउ डेमोक्रेसी डाइज। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा कि हाउ डेमोक्रेसी डाइज, ये एक बड़ी मशहूर किताब है। अब इसके अंदर वो क्या बताते हैं कि जी डेमोक्रेसी कैसे खत्म होती है। इसके अंदर वो एक पॉइंट रेस करते हैं कि सक्सेसफुल नेशंस आर बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। बस इतनी सी बात आप याद रखें कि जी सक्सेसफुल नेशंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाई जाती हैं। नाउ जस्ट कंपेयर इट विद पाकिस्तान। जितना मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि जी एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंक्लूसिव होते हैं, आप उन सारी बातों को इधर इस्तेमाल करें और बताएं कि जी देखें डेमोक्रेसी वाली किताब में ना इन्होंने ये बात बोली भी है कि जी सक्सेसफुल नेशंस के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है ही नहीं, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, तो कैसे हमारा मुल्क तरक्की करेगा। दैट्स इट, दिस इज योर सेकंड बुक रेफरेंस। क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को सारे पॉइंट्स यहाँ पे? अभी तक कोई मसला है तो बताएं। गुड। तो थिंग इज कि ये चीजें करने में, ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। और ये वाली जो पार्ट्स है ना यही आपके आंसर को आगे आउटस्टैंडिंग बनाती हैं। सही है कि अगर मैं खुद से एक बात बोलता हूं कि जी डेमोक्रेसी जो है वो तरक्की की राह की तरफ लेकर जाती है, तो ये तो मैंने एक बात बोली है बस। नाउ इस बात को मैं प्रूफ किस तरीके से करता हूं, तो उसको प्रूफ करने के लिए मैं एक किताब का रेफरेंस दूंगा। तो इससे दो बातें साबित होती हैं कि जी ये मिस्टर हमजा हैं और इनको पता है कि एक पैराग्राफ लिखा कैसे जाता है। ठीक है, एग्जामिनर को पता चलिए कि इस बच्चे को पता है पैराग्राफ कैसे लिखना है। और जब बड़ा बड़ा मैं बीच में ब्लैक पॉइंटर से लिखूंगा कि ये किताब ये बताती है, तो इट शोज माई नॉलेज। तो बेटा नॉलेज और इंग्लिश ही तो देखी जा रही है। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्या है आपका
इंग्लिश प्लस नॉलेज, जो नॉलेज तुम्हें उसको इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करके बता देना उसको। तो ये 2 पॉइंट्स आपके हो गए कि जी इकोनॉमी भी आप देख लें हमारी सफर कर रही है, हमारा जो है डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस भी हमारे सफर कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो बजट एलोकेशन है वो एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। दुनिया जो तरक्की करती है, अब ये जो बुक थी, वो बुक का जो नाम है मेरे जहन से निकल गया, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से शायद बुक है, इसको ना आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, या मुझे थोड़ा याद आएगा तो मैं बता दूंगा। चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से बुक है। अच्छा, अब वो क्या बताते हैं इसके अंदर, वो इस चीज को कहते हैं कि जी आपके मुल्क में अगर एजुकेशन अच्छी है ना, ठीक है, तो आप उससे वर्ल्ड पावर बन सकते हो। मेरा मेरा पॉइंट समझ में आया आपको? एजुकेशन आपके मुल्क में स्ट्रांग है तो आप एक वर्ल्ड पावर बन सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके। अभी किताब में उन्होंने लिखा है कि जी एजुकेशन अच्छी होगी तो उससे क्या होगा। एजुकेशन अच्छी होगी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगा आपके मुल्क में। ठीक है, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो टेक्नोलॉजी आएगी। जब मुल्क में टेक्नोलॉजी आती है तो आप उस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं ना। जब आप टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करोगे तो जाहिर है बिजनेस बनेंगे आपके मुल्क में। ठीक है, जब मुल्क में बिजनेस बनेगा तो लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। ठीक है, लाइफ स्टाइल लोगों का अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सोसाइटी है वो एक हैप्पी सोसाइटी बनेगी, उसमें क्राइम कम हो जाएंगे, इकोनॉमिकली आप जो है वो टॉप पे चले जाएंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेंथन हो जाएगी। और जब ये सब कुछ होगा तो फिर आप वर्ल्ड की कंपीटिंग वर्ल्ड पावर बन जाएंगे। ये इस बुक के अंदर क्रक्स है इसका। कैसे उस बंदे ने आपको एक एजुकेशन से उठाया, ये देखिए एक एजुकेशन के पॉइंट को पकड़ के उसने आपको वर्ल्ड पावर बनवा दिया। सही है। अब आप इसमें से एक पार्ट लेंगे कि जी लेकिन मामला ये है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो हमारे मुल्क में ओनली 0.25% ऑफ द जीडीपी है। मतलब कि अगर मुझे 100 रुपए का बजट है मेरा, तो मैं उसमें से सिर्फ 0.25 जो है मैं सिर्फ अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम बताएंगे कि एजुकेशन का बजट, इनका बजट ही हमारा इतना कम है तो हम वर्ल्ड पावर कैसे बनेंगे। वर्ल्ड पावर छोड़ो, हम स्टेबल कंट्री कैसे बनेंगे। ये पॉइंट क्लियर होता है आप लोगों को? ओके। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपने देखना है। फिर इसके बाद आपके पास एक मसला आता है यूथ बल्ज का। आपकी यूथ ऑलमोस्ट कोई 62-63% आपकी यूथ है। 60 से लेके चलें 65 कर देते हैं इसको ताकि एक राउंड अप फिगर आ जाए हमारे पास। अब ये जो यूथ है आपकी, यही आपको दो मसाइल की तरफ लेके जाएगी, या तो ये आपको तरक्की करवाएगी, ठीक है, या ये डाउनफॉल होगा आपका। ठीक है भाई, आपका डाउनफॉल भी यही कराते हैं और तरक्की डेवलपमेंट भी यही करवाएंगे। तो अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को जिक्र करना होगा अपने एग्जाम के अंदर कि यूथ डेवलपमेंट कैसे करवाएगी। भाई उनको तालीम दे दो, एजुकेशन के बाद आप उनको इकोनॉमी में उनका रोल कर दो, सोसाइटी डेवलपमेंट में उनको काम दे दो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन यही यूथ डाउनफॉल कब बनती है कि जब तुमने उनको एजुकेशन नहीं दी, तुमने उनको जॉब नहीं दी है, ये हर तरह के मेंटल डिप्रेशन का शिकार हुए में, इनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, खाने को नहीं है, ये माल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो ये तो तुम्हारे ऊपर बर्डन बनते गए ना फिर। तो ये भी एक ऐसा इंडिकेटर है जो शो करता है कि जी पाकिस्तान जो है वो फेल होने की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आप इसके अंदर विमेन का जिक्र करेंगे कि भाई विमेन जो है, आपने उनका रोल बिल्कुल जो है ना मुख्तसर कर दिया है।
और इसके अंदर किसी किताब का रेफरेंस नहीं, इसके अंदर आप कायदे आजम की कोटेशन इस्तेमाल कर लें, नो नेशन कैन राइज टू द हाइट ऑफ ग्लोरी, ठीक है। तो आप इसके अंदर ये वाली कोटेशन, अंटिल योर वुमेन वर्क सिमिलर टू योर सेल्फ, इस तरह की कोटेशन इनकी पुरानी वो काफी। तो आप जो है ये वाली वुमेन वाली कोटेशन लगाएंगे और आप इसके अंदर बोलेंगे कि देखें जी, हमारे कायद ने भी ये बात बोली, लेकिन आज विमेन का आप हाल देख लें कि हर जगह ये पस्ती में, राइट। तो अब आप देखो कि मैं आपको एक ऐसे के अंदर में फ्लेवर्स कितने प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको दो मैंने बुक कोटेशन दे दी आपको इसके अंदर, मैंने आपको ये जीडीपी का फैक्ट एंड फिगर बता रहे हो आप एक जगह पे, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि आप उसके अंदर यूथ के ऊपर बात कर रहे हो जनरली, और एक जगह आप कोटेशन दे रहे हो, इससे आपका पेपर बनता है डिफरेंट। पॉइंट समझ में आया? जी। ब्लैक लिस्ट वाला इशू क्या है परमीना, ये फाटफ की बात कर रहे हो, एफएटीएफ की? अभी तो हम अपने इंटरनल मसलों से नहीं निकले ना परमीना, अभी हम मसले में इंटरनल डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो हम एक्सटर्नल तो भी देखेंगे। पाकिस्तान के फेल स्टेट होने में या पाकिस्तान के हालात खराब होने में अभी फॉरेन कुछ मामला नहीं, अभी पहले हम इंटरनली देखेंगे अपने इश्यूज को, इंटरनली के बाद हमारे पास एक्सटर्नल इश्यूज आना शुरू होंगे। अच्छा, इसमें बेटा ये है कि आप कोटेशंस इस्तेमाल करोगे, आप पोएम्स इस्तेमाल करोगे, पोइट्री करोगे अपने पेपर के अंदर, ठीक है। अब किस तरीके से हो सकता है वो, कि एक टर्म है डाइवर्जनरी थ्योरी ऑफ वॉर, ठीक है। डाइवर्जनरी थ्योरी ऑफ वॉर का मतलब, इसकी स्पेलिंग वगैरह देख लेना। इसका मतलब ये होता है कि एक चीज को हासिल करने के लिए आप अवाम को ना किसी दूसरी तरफ रागिब कर देते हो, ठीक है। मसलन मोदी, मोदी क्या करता है, बिफोर इलेक्शंस वो अवाम की अटेंशन किस तरफ डाइवर्ट करता है, टुवर्ड्स पाकिस्तान, ठीक है। वो क्या करता है जी, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, हमने ये बंदा पकड़ लिया, हमने यूं कर दिया, मतलब वोट तुम्हें लेना है, ठीक है, इलेक्शन आ रहे हैं, तुम वोट लो, कारकर्दगी पे लो, लेकिन वो क्या करता है कि वो पाकिस्तान की तरफ टर्न करता है अपनी आवाम को, और इसे कहते हैं जी डाइवर्जनरी थ्योरी ऑफ वॉर। जैसे कि धोखा देते हैं ना किसी को, तो आप इसको भी लिखेंगे जी। पाकिस्तान का फिर एक मसला ये भी आ रहा है कि हमने अपने नेबर से बना के नहीं रखी हुई, हमारे साथ मसाइल आ रहे हैं। तो ये जो बात अभी बच्ची ने की कि सर एक्सटर्नल वाली, तो अब एक्सटर्नल में हम अफगानिस्तान की मिसाल लेंगे कि जी कैसे तालिबान थ्रेट है, कैसे पाकिस्तान का जी इंडिया के साथ मामला सही नहीं चल रहा, कैसे ईरान के साथ जो है वो हमारे जो है वो तल्ख ताल्लुकात चल रहे हैं, तो ये भी आपके फैक्टर्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर आप बलूचिस्तान वाला एलिमेंट ऐड करेंगे कि बलूचिस्तान की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, आप उसकी मिसाल लें। फोर्स डिसअपियरेंसेस जो हो रही हैं, ठीक है, फोर्स किडनैपिंग जो ऑल ओवर पाकिस्तान इस टाइम पे जो है वो चल रही हैं, आप उसकी बात करेंगे, ठीक है। मसाइल बहुत हैं पाकिस्तान में, तुम मसाइल ढूंढने बैठोगे ना, बहुत मसले हैं। अच्छा, ये सब तो हो गए कि सर ये तो आपने मसाइल डिस्कस कर लिए, ये मेन आर्ग्यूमेंट्स हो गए आपके। अच्छा, कुछ अच्छी बातें भी तो करनी है ना पेपर में, क्या ख्याल है, कुछ अच्छी बातें भी कर लें पाकिस्तान से रिलेटेड। नंबर वन, जी मुल्क में डेमोक्रेसी है, तकरीबन 2008 से 2023, बल्कि आगे भी अब डेमोक्रेसी चल रही है आपके पास, स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है, मिलिट्री नहीं आ रही, सीपैक आ रहा है जी, मुल्क के अंदर इकोनॉमी आ रही है, ठीक है। जेंडर वाइज जो है हम थोड़ा सा बेहतर हो रहे हैं, जेंडर डिस्पैरिटी अगर आप देखें, यस यस, ये गुड इंडिकेटर है ना, ये तो है पहला पॉइंट आपका। इसी तरीके से टू पार्टी सिस्टम से अब हम मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर जाना शुरू हो गए, कि पहले सिर्फ नून और पीपी चल रही होती थी, बीच में ब्रेक डलता था तो कौन, मिलिट्री आती थी, अब पीटीआई भी आ गई। अब आप देख रहे हैं अलायंसेस बन रहे हैं, जैसे दुनिया जो है मल्टीपोलर की तरफ आ रही है, तो पाकिस्तान में भी डिफरेंट पार्टीज आ चुकी हैं।
ठीक है, तो अब हम इन बातों का जिक्र करेंगे कि जी ये अच्छा है। फिर चाइना के साथ हमारी दोस्ती जो है वो सीपैक से ज्यादा है। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो उसका सऊदीया से कनेक्शन प्लस ईरान का आना सीपैक के अंदर। ठीक है, प्लस स्पोर्ट्स के थ्रू पाकिस्तान जो है वो उसको एक नाम मिल रहा है स्पोर्ट्स की वजह से। तो ऑन एंड सो फोर्थ आप पाकिस्तान की डिफरेंट चीजें भी हाईलाइट करके बता सकते हैं कि यस पाकिस्तान है पोटेंशियल, पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है इन चीजों को करने का। दीज आर द गुड थिंग्स। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू विल गिव रिकमेंडेशंस कि जी चलें, ये सब तो है लेकिन हम पाकिस्तान को सही कैसे करेंगे। अब ये आपने बताना है जी पाकिस्तान को हम सही कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान को जब भी सही करना है तो सबसे पहले ये देखें कि हमारा लॉ जो है, हमारी जो लेजिस्लेशन है, इसको ऐसे रूल बनाने पड़ेंगे जो कि मुल्क और कौम के हक में हो। जैसे आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका है। आर्टिकल 7 कहता है कि रिलीजन शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। ये जो आप रैली निकालते हैं ना रिलीजन की बेस पे, आपने किसी को जी करार दे दिया ये काफिर है, ये ब्लास्फेमी है, वॉट एवर, आप आर्टिकल 7 तो पढ़ें अपने मुल्क में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। ठीक है, आप एग्जीक्यूटिव जो हैं इनके लिए आप पॉलिसीज बनवाइए, इनकी अकाउंटेबिलिटी तो करें कि यार आवाम पुलिस से डरती है तो पुलिस से क्यों डरती है। इसके ऊपर जोक भी है ना, वो कहते हैं कि जी अगर आपको दूसरे मुल्कों में पुलिस नजर आती है ना तो आप बंदा बोलता है ओ गॉड वी आर सेफ, पुलिस खड़ी हुई तो बोलता है हम सेफ हैं। लेकिन पाकिस्तान में पुलिस नजर आती है तो बोलता है भाई ये अंदर से कट ले लो, सामने पुलिस खड़ी हुई है। सही है, तो हमारे एग्जीक्यूटिव्स के तो ये मसाइल हैं सारे के सारे। जुडिशरी का आप हाल देखें, जजेस का, जज के मसाइल क्या है जी, लाखों केसेस पेंडिंग है। केसेस पेंडिंग है, फिर करप्शन चल रही है आपके पास। आपने इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बताना है कि हम इनको सही कैसे करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट ये हो जाएंगे। चौथा पॉइंट मीडिया का डाल दो कि मीडिया का कुछ रोल होना चाहिए भाई, अनबाइज्ड मीडिया हो हमारा। ठीक है, और पांचवा हमेशा ये डालो कि जी एजुकेशन कैसे चीजों को सही कर सकती है। अब आप लोग अगर 2024 के अटेम्प्ट वाले हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमें हर पॉइंट पे मीडिया का रोल, एजुकेशन का रोल, इसी तरीके से ये जो 3 इदारे हो गए आपके लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, हमें किसी भी तरीके से इनको इसके अंदर इनकॉपरेट करना है। माइनॉरिटीज राइट, ये बिल्कुल बिल्कुल ये सब कुछ आएगा, ये आर्टिकल 7 वाले में आएगा ये। ठीक है बेटा, ये आर्टिकल 7 में आएगा। तालीम की बात आएगी तो आर्टिकल 25A आएगा आपका। मीडिया की बात करोगे तो पैमरा आएगा यहाँ पे। आपको ऐसी रिकमेंडेशन देनी है कि यार वो फुलफिल भी हो सके। यू कैन कोड दिस कि जी जो रिलीजियस आपके सेमिनार्स हैं उनकी चेक एंड बैलेंस तो करें आप। कौन मौलवी कौन सी मस्जिद में कौन से इमाम बारगे में क्या बातें कर रहा है, स्टेट कंट्रोल तो हो हमारी चीजें। हमें पता ही नहीं है कि एक मस्जिद जो है वो गुजरांवाला के अंदर, छोटी सी मस्जिद के अंदर क्या बयान हो रहा है जिससे पूरे मुल्क में जो है वो फसाद फैल सकता है। आप इसके अंदर तुर्की वाला मॉडल फॉलो करें कि जी आपका जो खुतबा होगा ना तुर्की के अंदर जो है वो स्टेट कंट्रोल्ड होता है, कि बताया जाता है कि इस जुम्मे में क्या बात करनी है आपने। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसी मसाजिद मसाजिद भी हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर चल रही होती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, अपने एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर की जमात को जो वो सपोर्ट करती हैं खुतबे के अंदर। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको देखनी है और अपने आंसर्स के अंदर इंक्लूड करनी है। बच्चों पॉइंट क्लियर हो गए सारे आपको, इस तरह से आपका ऐसे बनेगा। डेमोक्रेटिक रोल ऑफ जुडिशरी डाल दो।
इफेक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी कर दो ना इसके अंदर। जी जी ऐसी है। जी जी, इसमें कुछ ऐसी पर्टिकुलर पार्टीज हैं, जैसे कि आपके पास जमात इस्लामी है, ठीक है, टीएलपी है, और आपकी मेरे ख्याल JUI फे, ये सारी जो पार्टीज हैं, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। इनके जो रोल्स है ना, इनको डिफाइन होना चाहिए। ठीक हो गया। जी, लास्ट 7 मिनट्स अगर किसी का कोई सवाल है और कुछ पूछना है, कुछ ऐड करना है, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहरहाल मैंने आपको इसका बता दिया कि ये वाला जो टॉपिक है वो आपका यूं चलेगा। कोई भी सवाल आपका मुझसे कर सकते हो। अच्छा, मैं एक और चीज ये कहता हूँ कि आप लोग इंटरकनेक्शन सीखें चीजों का। इंटरडिसिप्लिनरी आपका जो है ना ऐसे होना चाहिए, कोई भी आप सब्जेक्ट करें। अब आपने इस्लामियात के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है, इस्लामियात के अंदर जैसे मुझे याद आई एक चीज, कि इसके अंदर इजमा और क्यास का टॉपिक है, ठीक है। इजमा और क्यास के अंदर क्या है, वो प्रॉफिट कंसल्ट योर कंपेनियंस, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा था जिसमें कहा गया था कि जी आप अपने कंपेनियंस को कंसल्ट करें, ठीक है। ये क्या है, अल कुरान। नाउ यू कैन ऐड दिस रेफरेंस एविडेंस टू योर डेमोक्रेसी रिलेटेड क्वेश्चंस। बात समझ में आती है। आप लेजिस्लेशन इसके अंदर डाल सकते हैं कि जी जैसे कि कुरान में कहा गया इजमा और कियास, तो हमें चाहिए कि हम ऐसी कमेटीज बनाएं जो कि डिस्कशन करें। तो यहां देखें मैंने क्या है कि रिलीजन को कनेक्ट कर दिया अपने एक टॉपिक से। सही है। इस तरह के कुछ प्रोवर्ब्स हैं आपके पास। हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। अच्छा, फिर अभी कर लेंगे ना, इस क्लास के बाद बात कर लीजिएगा। ये अब जैसे मुझे एक चीज याद आती है कि जी हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन, ठीक है। अब दिस इज अ प्रोवर्ब कि जो भूखा आदमी होता है वो गुस्से वाला आदमी होता है। नाउ इस चीज को आपने किससे रिलेट करना है जी, गवर्नेंस से, डेमोक्रेसी से। आप बोलेंगे कि भाई जैसे कहा जाता है कि हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन, तो हमें सबसे पहले जी जॉब का इशू सॉल्व करना है। कोट्स, रेफरेंसेस, बुक के नेम्स अगर आप यूज करेंगे, इसके अंदर आप जो है जी पोइट्री यूज करेंगे, तो बेटा आपका ऐसे जो है ना बहुत खूबसूरत बन जाएगा। आई नो कि अभी आपको मुश्किल लग रही होंगी चीजें, लेकिन आपको रीड करना है। रीड कीजिए, लिखिए, रीड कीजिए, लिखिए। लेकिन हमारे स्टूडेंट की सबसे बड़ी क्या गलती होती है, रीड रीड रीड, और उसमें एक एलिमेंट वो डाल देता है लर्न का। नहीं, उर्दू नहीं डाल सकता, आपने इंग्लिश ही करनी है। सही है। आपने क्या करना है, रीड, राइट, राइट, ये होना चाहिए आपका। पढ़ें, लिखें, 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 खुद ही याद हो जाएगा। लेकिन पढ़ पढ़ के याद करेंगे ना, भूल जाएंगे। अब मैं आपको जिस तरीके से चीजें सिखा रहा होता हूँ बेटा अपनी क्लासेस के अंदर, कि कैसे मैंने इस्लामियात को एक ऐसे में लगा दिया, ठीक है। मैं आपको और भी चीजों की इसमें एग्जाम्पल आराम से दे सकता हूँ इसके अंदर। इस्लामोफोबिया आएगा तो उसमें आप डोनाल्ड ट्रम्प की कोटेशन इस्तेमाल कर लें। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोला था, वो कहता है आई थिंक इस्लाम हेट्स अस। अब ये आप बड़ा बड़ा पेपर में लिखें, और उसके बाद जरा उसको जरा जवाब तो दें कि डोनाल्ड ट्रम्प कहता है आई थिंक इस्लाम हेट्स अस। अब तुम एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट हो, ठीक है, जब ये अपने दौर में था, ये प्रेसिडेंट था ना सुपर पावर का, पूरा वेस्ट तुम्हारी मुट्ठी में है, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो यार। तो दीज आर द थिंग्स जो आपके पेपर को अलग बनाता है। केस स्टडी ये होती है कि आप किसी एक मुल्क को पकड़ेंगे, सही है, एक कंट्री आपने पकड़ी, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सिंगापुर। सिंगापुर किसी जमाने में एक हब हुआ करता था ड्रग्स का, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का। लेकिन आज सिंगापुर जो है तेजी से तरक्की कर रहा है। नाउ व्हाई एंड हाउ सिंगापुर इज डेवलपिंग,
सिमिलरली बांग्लादेश, यार हमारे बाद आजाद हुआ, आज हमें बीट करके वो आगे निकल गया है। ठीक है, तो आपको ये केस स्टडी देनी होती है कि जी आप पहले ये बताएंगे जी सिंगापुर पहले कैसे था, आज कैसा है, और वो रीजंस थे वो क्यों हुआ ऐसा। इसी तरीके से आप बांग्लादेश की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड केस स्टडी। ये हो गया बेटा मामला, लास्ट 1 मिनट है हमारे पास, किसी ने कुछ पूछना है पूछ लो। और इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैं सब डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये हमारा शायद छठा ऐसे कंप्लीट हुआ है हमारा। ऑब्वियस है कि पूरा तो हमने नहीं किया इसको, लेकिन ये कि सारी गाइडलाइन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो मॉक टेस्ट देते रहें। करंट इलेक्टेड करंट इलेक्शन रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पाकिस्तान अफेयर्स में? देखो, इलेक्शंस होने के बाद एक मसला आता है सिटिंग्स का, धरनों का, प्रोटेस्ट बहुत होंगी। जो जीतेगा वो मान लेगा, जो नहीं जीतेगा वो लड़ाई करेगा। तो एक चीज आ सकती है कि जी इलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है, और रिफॉर्म्स के ऊपर, या पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये मैंने अपने उसमें डाला हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा ये। क्योंकि मुल्क में अभी सिविल मिलिट्री चल रहा है, तो ये कोशिश ये भी करेंगे कि किसी तरीके से सिविल मिलिट्री को टच किया जाए। तो पेपर में हो सकता है ये सारी चीजें ना, ये कर्व होके ये एक साथ मिलकर आ जाए सारी की सारी, ये क्लब होके ये आ सकती हैं। हो सकता है वो यूं सवाल दे दे बेटा कि द करंट 2024 इलेक्शंस गिव क्रिटिकल एनालिसिस, व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि मुल्क में पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। 18th अमेंडमेंट उसने स्पेशल में हमसे पूछ लिया है। ठीक है, एग्जामिनर ने 18th अमेंडमेंट पूछ लिया, तो अब कोशिश उसकी ये होगी कि वो लोकल एरियाज को टच करे, डेमोक्रेसी को, गवर्नेंस को। सही है। चलिए जी, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, आज के लिए इतनी रखते हैं। किसी बच्चे ने कोई बात करनी है तो व्हाट्सएप पे कर लें। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।